को नमस्कार, जय जवाहर, जय संविधान, जय मंडल। अभी शिवरतन जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बहुत सारी बातें जो थी वो पूरी कही। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना है और समझा है। मैं उन्हीं बातों के बीच से कुछ सवाल उठा करके आपसे जवाब चाहूँगा। पहला तो सवाल ये है कि जातिवाद जनगणना, जिसकी लड़ाई एक लंबे समय से चली आ रही है, जिसके बगैर संसाधनों का बंटवारा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, देश में हिंदू मुस्लिम या धर्म संप्रदाय की कोई लड़ाई नहीं है। ये फर्जी नैरेटिव सेट किया गया है। अभी फर्जी नैरेटिव क्यों सेट किया गया है? क्योंकि देश के जो 60-65% पिछड़े हैं, ये अगड़ों से जो मुश्किल से मुट्ठी भर जिनकी जनसंख्या है 5 से 10%, जिन्होंने 90% संसाधनों को काबिज किया है, उनसे अपना हक ना मांगे। देश की जो लड़ाई है वो असली लड़ाई फॉरवर्ड बना बैकवर्ड, अगड़ा बना पिछड़ा। देश में सिर्फ एक लड़ाई है, अगड़ा और पिछड़ा के बीच में संसाधनों का बंटवारा, नौकरियों का बंटवारा, जमीन का बंटवारा, जंगल का बंटवारा, संपदा का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा, धार्मिक सत्ता का बंटवारा, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा। ठीक है, सिर्फ एक लड़ाई है और इस एक लड़ाई को खत्म करने के लिए तमाम तरह के फर्जी फेक नैरेटिव सेट किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के दंगे सेट किए जाते हैं, मंदिर मस्जिद के दंगे सेट किए जाते हैं, बाबरी काशी और तमाम तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। कभी धर्म के नाम पर बरगलाया जाता है, कभी जाति के नाम पर बरगलाया जाता है, कभी मंदिर के नाम पर बरगलाया जाता है, कभी पाकिस्तान के नाम पर, तो कभी चीन के नाम पर बरगलाया जाता है। ऐसी कोई लड़ाई इस देश के अंदर नहीं है। इस देश में किसान और मजदूर, यही इस देश की रीढ़ है, यही इस देश के पिल्लर है। इन्हीं किसान और मजदूरों से ये देश बना है। अगर इन्हीं किसान और मजदूरों को उनके हक से वंचित कर दिया जाए तो क्या ये देश कभी समृद्ध हो सकता है? आप सोचिएगा, आपके गांव चैनपुर में एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति हो, हजारों एकड़ जमीन हो, नौकर चाकर, तमाम लग्जरी सुविधाएं हैं। बाकी के सारे लोग ऐसे हो जिनके पास सुबह खा लिया तो शाम का इंतजाम ना हो, तो क्या कोई शब्द इंसान इस गांव को समृद्ध और खुशहाल कहेगा? कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति के समृद्ध होने से कभी गांव समृद्ध नहीं होता है। उसी तरह एक दो जातियों के समृद्ध हो जाने से देश समृद्ध नहीं होता है। जब तक उस देश में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर ना हो, तब तक हम देश को समृद्ध नहीं कह सकते। देश कोई कागज पर लकीरों से खींचा हुआ एक टुकड़ा नहीं है। सीमाओं से देश नहीं बनता कि पाकिस्तान की सीमा है वहां तक हिंदुस्तान है, चीन की सीमा है वहां तक हिंदुस्तान है। वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान ये है, ये हम और आप, ये देश है। अगर हम और आप इस देश में नहीं होंगे तो क्या ये देश होगा? मान लीजिए गांव में घर है, उस घर में 10 मेंबर रह रहे हैं और कल को वो लोग उस घर को खाली करके कहीं दूसरी जगह रहने चले जाए, तो क्या आप उस घर को घर कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे मकान है फलाने का, वो तो छोड़ के चले गए। मकान और घर में फर्क होता है। उसी तरह देश जो वास्तविक है और जो नैरेटिव सेट करके जो गढ़ा गया आपको भ्रमित करने के लिए, फर्जी और असली देश में फर्क है। देश सीमाओं से नहीं, देश में रहने वालों से बनता है। हमसे और आपसे देश बनता है। हम आप हैं तो देश है, नहीं तो देश नहीं है। तो जाति जनगणना जब होगी तो उन्होंने बताया कि आंकड़े आएंगे और पता चलेगा कितने शिक्षित, कितने अशिक्षित, कितने बेरोजगार, कितने कुपोषण के शिकार, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितनी नौकरियां, कितनी बिजनेस, कितनी संपत्ति, कितनी जमीनें, ये सारा डेटा आएगा। तो जब डेटा आएगा तब आपको अधिकार मिलेगा। और आपको अधिकार मिलेगा जब तक आपके लोग, जहां से पॉलिसी बनती है, आपको न्याय कब मिलेगा? जब आपके लोग वहां बैठेंगे जहां से पॉलिसी बनती है और लागू की जाती है। 89 सचिव हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी आपके ओबीसी नहीं है। 3,500 जातियों में से एक भी व्यक्ति उन 89 की सूची में नहीं आता है। उनमें से 83 तो अकेले एक ही जाति के हैं, है ना? तो कैसे आपको अधिकार मिलेगा? जब आपके बीच का आदमी वहां जाके बैठेगा तब ना कहेगा कि हमारा दर्द ये है, तब कहेगा। हमारा आदमी वहां नहीं होगा तो हमारी बात कौन रखेगा? न्यायपालिका में आपका एक भी जज नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक एक भी नहीं बना ओबीसी का। जब आपका जज ही वहां नहीं होगा, आपको न्याय कौन देगा? आपका जज ही वहां नहीं होगा, आपको न्याय कौन देगा? क्योंकि उसको आपको दर्द ही नहीं पता। जज कौन है? वही पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति विशेष के लोग बनते चले आए। जाति में भी
परिवार विशेष के लोग बनते चले आए हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा? तो अब आप ये बताइए कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए या नहीं? समर्थन थोड़ा जोर बोलिए, पता तो चले। समर्थन करते हैं, होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए ताकि पता चले कि कौन लोग इस देश के संसाधनों को अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से लूट रहे हैं, और कौन असली मालिक जो देश के हैं, जिनको वंचित किया गया है, जिनको मजबूर किया गया है कि वो चंद 5 से 10% संसाधनों में जीवन गुजार रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं इस देश में जिनके सर पे छत नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को सालाना हर महीने राशन देते हैं। हमारे भोले किसान कौम के लोग बड़ा खुश होते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय देखिए 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल और चीनी या आटा दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने उन 80 करोड़ लोगों को समृद्ध बनाया या भिखारी बनाया? प्रधानमंत्री ने देश में 80 करोड़ भिखारी पैदा कर दिए और हम लोग खुश हो रहे हैं। कितने भोले हैं हम, है ना? हमें क्या चाहिए था कि हमें खुशी कब होती जब प्रधानमंत्री जी ये कहते कि हमने देश में 80 करोड़ ऐसे लोग पैदा कर दिए हैं जो 5 लोगों को प्रतिदिन खाना खिला सकते हैं। तब हमें गर्व होता, तब ये गर्व के लायक बात होती देश के लिए। तो ये समझने का विषय है कि किस तरीके से हमें गुमराह करके हमारे अधिकारों पर डकैती डाली जा रही है। तो ये हमारा सवाल है। जहां तक मंडल कमीशन की बात है, 38 सिफारिशें बाकी है, 40 सिफारिशें मंडल कमीशन की है, 2 लागू हुई है। जब तक मंडल कमीशन की पहली सिफारिश लागू नहीं हुई थी नौकरियों में, तब तक हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिली। पहला IAS बना था मंडल कमीशन लागू होने के बाद 93-94 में। आपको पता है जब तक हाई एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं हुआ था तब तक हमारे लोगों को एडमिशन नहीं मिलते थे। बड़े स्कूलों में बड़ी उच्च शिक्षा के अंदर 10वीं 12वीं तो कर लेते थे, लेकिन हाई एजुकेशन में एडमिशन नहीं मिलते थे, और आज भी नहीं मिलते क्योंकि बोर्ड में वही लोग बैठे हैं। तो जब हमारे लोग वहां होंगे तब ना दर्द समझेंगे। हमारी लड़ाई क्या है कि हमारे लोग वहां होने चाहिए जो हमारा दर्द समझे, हमारी पीड़ा समझे। उन लोगों को वहां कैसे पहुंचाया जाएगा? हमारे लोग वहां कैसे पहुंचेंगे? जब सेंसस होगी, सेंसस के आधार पर, कास्ट सेंसस के आधार पर जब जो संवैधानिक अधिकार है, पद है, नौकरियां हैं संस्थाओं में या राजनीतिक जो पोस्टें हैं, उन तमाम जगहों पर एक नैतिक जो न्यायिक बंटवारा है वो होगा। अब न्यायिक बंटवारा क्या, बड़े छोटे शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि 4 परिवार हैं, एक परिवार में 50 लोग हैं, एक परिवार में 25 लोग हैं, एक परिवार में 10 लोग हैं, एक परिवार में 15 लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 रोटियां हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं 100 रोटियों को आप 4 परिवार में कैसे बांटेंगे? क्या आप 25-25 सबको दे देंगे या फिर संख्या के हिसाब से बांटेंगे ताकि सबको एक एक मिल जाए? संख्या के हिसाब से। यही न्यायिक बंटवारा है। लेकिन देश में हमारे साथ न्यायिक बंटवारा नहीं होता है क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं होता है। हमने कभी न्याय मांगा नहीं। हमारी आबादी देश में 60 से 65% है। हम क्लियर इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि आंकड़े हमारे पास नहीं है। लेकिन 1931 की जो जनगणना थी उसमें 52% आबादी बताई गई है। आज 90 साल बाद हम अनुमान लगा रहे हैं कि 60-65 होंगी। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि कम से कम 60-65% हम है, 60% हम मान लेते हैं। इस हिसाब से देश के संसाधनों में या नौकरियों में अगर 100 नौकरियों की सूची आती है तो 60 हमारे परिवार को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? न्यायिक बंटवारा तो तभी होगा। 60 हमारे ओबीसी को मिलनी चाहिए, बाकी की 40 में जो अन्य जितना जिसकी संख्या, हम किसी की मारने की बात नहीं कर रहे हैं, जिस समाज की जितनी आबादी है उसको उतना दे दो, तब होगा न्यायिक बंटवारा। हो क्या रहा है? हम 60 है निकले मिल 27 रहा है, वो भी 27 दिया नहीं जा रहा है। अभी पटवारी की भर्ती में 90% दिया गया। हमारे 27 बच्चे जहां लगने थे वहां 9 बच्चे लगे हैं और हम चुप बैठे हुए हैं। सर छोटूराम जो किसानों के मसीहा थे, किसानों के नेता थे, वो एक बात कहते थे कि है मेरे बोले किसान तू मेरी 2 बात मान ले, एक तो बोलना सीख जा और दूसरा दुश्मन को पहचान ले। बोलना अपने अधिकारों के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख ले, और दुश्मन जो तुम पर अत्याचार कर रहा है, तुम पर अन्याय कर रहा है, तेरे हक अधिकार को छीन रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी देश और विदेश मजहब के नाम पर, उसके षड्यंत्र को समझ, उसको पहचान कर और अपने लोगों के साथ खड़ा हो। जिस दिन हमारे लोग मित्र और शत्रु की पहचान कर लेंगे उस दिन हम आधी लड़ाई जीत जाएंगे और उसी दिन हमारा संगठन बन पाएगा। नहीं तो जो दुश्मन है वो हमारे बीच में आकर के हमारी खिलाफी, आज हम ये बोल के जा रहे हैं दुश्मन आएगा,
वो भड़का देगा कि ये लोग तो आपको भड़का रहे, गुमराह कर रहे थे, तो नेता लोग हैं, फलना है, ढमका है, इनको पाकिस्तान से पैसा आता है, जापान से आता है ना। जबकि हम तो अपने घर से एक टेम्पुआ लेके चल रहे हैं, अगर पैसा नहीं आता तो 10 गाड़ी लेके हम 45 टेम्परेचर में इसमें धूप नहीं करते। लेकिन समाज की समस्या है, हम समझ रहे हैं तो हमें पीड़ा है, आप समझेंगे आपको भी पीड़ा होगी। क्योंकि जो व्यक्ति समाज का है, जो समाज से आता है, जो समाज की तकलीफ समझेगा तो उसको दर्द होगा, और दर्द होना चाहिए। अगर इंसान को अपने समाज की तकलीफ देख करके दर्द नहीं होता है तो मैं उसको इंसान नहीं कहता हूँ। आज हमारी कौम मुर्दा कौम हो चुकी है, हम मुर्दों को दोबारा जिंदा करने का एक प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हम दोबारा जिंदा हो गए और लठ हाथ में उठा लिए, उस दिन लड़ाई जीते हैं। तो आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। अंतिम बार हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप जाति जनगणना का समर्थन करते होनी चाहिए? इस आंदोलन के साथ हैं, 17 फरवरी 2024 को साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार।